जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में हम बिहार पीसीएस के लिए इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये करंट अफेयर्स जो हैं वो 19 मई से लेके 25 मई के बीच के हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से, स्ट्रेंथनिंग द डेयरी इंडस्ट्री इन द स्टेट। तो रिसेंटली जो है बिहार के सरकार ने 27.65 बिलियन रुपए जो है वो दिए हैं डेयरी इंडस्ट्री को, और इस पैसे का इस्तेमाल जो है कि वो किया जाएगा नए नए डेयरी फार्म्स को खोलने में। ठीक है, नए नए जो है डेयरी फार्म्स हैं वो खोले जाएंगे, और साथ ही साथ मिल्क कलेक्शन सेंटर्स खोले जाएंगे, और एनिमल के न्यूट्रिशन पे ध्यान देने के लिए भी जो है यहाँ पे ये पैसे लगाए गए हैं। साथ ही साथ मिल्क की मार्केटिंग के लिए और मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट्स बनाने के लिए भी ये पैसे जो है वो खर्च किए जाएंगे। और बात करें बिहार में मिल्क प्रोडक्शन की, तो बिहार जो है 9वें स्थान पे है, और पहले स्थान पे यूपी है, और दूसरे स्थान पे है राजस्थान। ठीक है, तो पहले स्थान पे यूपी है मिल्क प्रोडक्शन के मामले में, और दूसरे स्थान पे राजस्थान है। 9th रैंक पे आता है बिहार मिल्क प्रोडक्शन में। और अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन जो है वो इंडिया ही करता है, करीब 24.64%। ठीक है, 24.64% पूरे वर्ल्ड का इतना प्रोडक्शन जो है वो इंडिया से होता है। अब बात करते हैं पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी की। तो बिहार में 274 ग्राम पर पर्सन जो है मिल्क अवेलेबल है। वहीं पे जो नेशनल एवरेज हम देखेंगे तो वो 459 ग्राम पर पर्सन है, अकॉर्डिंग टू 2022-23 के डेटा के हिसाब से। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पेशल प्रोडक्ट्स फ्रॉम बिहार टू गेट जीआई टैग। तो कुछ बिहार के ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग मिलेगा, यानी जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है वो दिया जाएगा। तो दीघा का फेमस दूधिया मलदा और तुला बोलिया मेज़, इनके साथ कुछ और प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग दिया जाएगा। तो जीआई टैग जो है उस प्रोडक्ट को इनकरेज करने के लिए, उसकी क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए, उसकी क्वालिटी को बनाए रखने के लिए जो है दिया जाता है। तो जैसे हाजीपुर का चिनिया बनाना है, नालंदा का बावन बूटी है, गया का पत्थर कटी स्टोन क्राफ्ट है, भोजपुर का खूरमा है, और गया का तिलकुट है, और साथ ही साथ सीतामढ़ी का जो है बालूशाही है। इनका जो एप्लीकेशन है जीआई टैग का वो अप्रूव हो चुका है, इनको भी जल्दी ही जीआई टैग दे दिया जाएगा। तो पूरे कंट्री में अगर देखेंगे तो करीब करीब 400 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग दिया जा चुका है, और उसमें से बिहार के 13 प्रोडक्ट शामिल हैं। बिहार के ऐसे 13 प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग जो है वो दिया गया है। तो अब देखते हैं कौन कौन से बिहार के प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग पहले से मिल चुका है। तो जरदालू मैंगो है भागलपुर से, कतरनी राइस है भागलपुर का, शाही लीची है मुजफ्फरपुर की, मगही पान नवादा का, शिलाव खाजा है, और मिथिला का जो मखना है वो है, और मिर्च धान है जिसको चिली राइस भी बोलते हैं, और हैंडीक्राफ्ट में मंजूषा आर्ट, सुजनी किल्ट्स और एप्लिक वर्क, और साथ ही साथ सिक्की के जो ग्रास के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको दिया गया है, और भागलपुरी सिल्क को, और सबसे लास्ट में जो है मधुबनी पेंटिंग्स, इनको भी जो है जीआई टैग मिल चुका है। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने जो है मलेरिया वैक्सीन की जो डोजेज़ हैं उसको अफ्रीका में जो है शिप किया है। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है। ठीक है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है, और इसके द्वारा पहला बैच जो है R21 मैट्रिक्स M, जो कि एक मलेरिया वैक्सीन है, इसका पहला बैच अफ्रीकन कंट्रीज़ के लिए भेजा गया है। और अफ्रीका में लगभग हर साल देखेंगे तो लगभग 500,000 जो बच्चे हैं वो मलेरिया का शिकार हो जाते हैं। बात करें R21 मैट्रिक्स M वैक्सीन के बारे में, तो ये एक मलेरिया वैक्सीन है, और इसको डेवलप किया गया है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, और साथ ही साथ नोवावैक्स के द्वारा। तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और नोवावैक्स तीनों ने मिलकर जो है इस मलेरिया की वैक्सीन को डेवलप किया है। नेक्स्ट टॉपिक है बिहार स्टेट यूथ लीग। तो बिहार स्टेट यूथ लीग का इनॉग्रेशन किया गया बिहार में पाटलिपुत्र स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में, जो कि पटना में पड़ता है। यहाँ पे बिहार स्टेट यूथ लीग का इनॉग्रेशन किया गया है। तो 21 मई से 2 जून के बीच में ये लीग जो है ये शेड्यूल्ड है, और अंडर 15 बॉयज़ और अंडर 17 बॉयज़ के लिए ये मैच है, और इसमें पार्टिसिपेट करने वाली 13 फुटबॉल की क्लब टीमें हैं। और अंडर 17 कैटेगरी की देखी जाए तो इसमें 11 टीमें हैं, और अंडर 15 कैटेगरी की 6 टीमें शामिल हैं। तो बिहार स्टेट यूथ लीग का गठन जो है पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया गया पटना में 21 मई से 2 जून के बीच में। नेक्स्ट टॉपिक है राजा राम मोहन रॉय 252nd बर्थ एनिवर्सरी है, जो कि पटना में सेलिब्रेट किया गया राजा राम मोहन रॉय का। अगर बात करें राजा राम मोहन रॉय के अर्ली लाइफ के बारे में, तो इनका जन्म 22 मई 1772 को हुआ। ठीक है, 22 में 1772 को जो है इनका जन्म हुआ राधानगर, जो कि बंगाल प्रेसिडेंसी में पड़ता है, जो कि वेस्ट बंगाल इंडिया में। ठीक है, तो पहले के बंगाल प्रेसिडेंसी में पड़ता था ये, अब देखा जाए तो ये वेस्ट बंगाल में है।
राजा राम मोहन रॉय जो है वो ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे और इन्होंने अपनी शिक्षा जो है संस्कृत, पर्शियन और अरेबिक लैंग्वेज में पूरी की। सोशल रिफॉर्म का जनक इनको कहा जाता है। इन्होंने सोशल रिफॉर्म लाए, जैसे सती प्रथा को एबॉलिश करना और साथ ही साथ विडो रीमैरिज को प्रमोट करना, यानी कि जो विधवा का जो पुनर्विवाह अधिनियम आया था वो इनकी वजह से ही आया था। वही साथ ही साथ जो एबॉलिशन ऑफ सती एक्ट आया था वो भी इन्हीं की वजह से आया था। कमेंट में आप बताइएगा कि किस ईयर में सती का एबॉलिशन एक्ट आया था और किस ईयर में विडो रीमैरिज एक्ट आया था। 1828 में इन्होंने ब्रह्मो समाज की स्थापना की। ठीक है, 1828 में इनके द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई रिलीजियस और सोशल रिफॉर्म लाने के लिए। और जो ब्रह्म समाज था वो किस पे बेस्ड था, तो मोनोथीज्म बेस्ड था। मोनोथीज्म मतलब ईश्वर जो है एक हैं। राजा राम मोहन रॉय के कई लिटरेरी कंट्रीब्यूशन भी रहे, जैसे संवाद कौमुदी इनके द्वारा पब्लिश की गई और साथ ही साथ मिरत उल अकबर भी इनके द्वारा पब्लिश किया गया। इन्होंने कई हिंदू स्कल्पचर्स को जो है ट्रांसलेट किया इंग्लिश में, ताकि जो वेस्टर्न ऑडियंस है वो इनको पढ़ सके। और राजा राम मोहन रॉय को फादर ऑफ द इंडियन रेनेसा कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ द इंडियन रेनेसा भी राजा राम मोहन रॉय को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो है कई सारे सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म्स और साथ ही साथ एजुकेशनल रिफॉर्म जो है सोसाइटी में ये लेके आए थे। और मॉडर्न इंडियन नेशनलिज्म का जो एक तरह से बेस है वो इन्हीं के द्वारा जो है इसकी नींव, सोशल इक्वालिटी की नींव और साथ ही साथ जो इंडियन नेशनलिज्म है उसकी नींव जो है इन्हीं के द्वारा रखी गई। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बिम्स्टेक। बिम्स्टेक यानी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो बिम्स्टेक में आप देखेंगे तो बांग्लादेश है, भूटान है, श्रीलंका है, नेपाल है, थाईलैंड है, म्यांमार है और इंडिया है। ये सारी कंट्रीज़ जो है बिम्स्टेक में शामिल हैं। बिम्स्टेक का जो गठन है वो 1997 में हुआ था और इसमें स्टार्टिंग में केवल 4 मेंबर्स थे। बांग्लादेश था, इंडिया और श्रीलंका और थाईलैंड। बाद में भूटान, नेपाल और म्यांमार ने जो है इसमें बाद में ज्वाइन किया। तो बिम्स्टेक अभी रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि बिम्स्टेक के जो दरवाजे हैं वो बाकी कंट्रीज़ के लिए भी खोल दिए गए हैं। तो अब जो अदर कंट्रीज़ भी हैं वो भी इस ग्रुप को आके ज्वाइन कर सकती हैं। तो बिम्स्टेक अब जो है वो मोर फॉर्मली जो है वो बात कर सकता है अदर कंट्रीज़ से या ग्रुप से, और बाकी जो अदर कंट्रीज़ अगर इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहती हैं तो वो इस ग्रुप को इजीली ज्वाइन कर सकती हैं। ठीक है, तो इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है वो 1997 में किया गया था और बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, थाईलैंड, म्यांमार और इंडिया ये इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं। इसका हेडक्वार्टर जो है वो ढाका, बांग्लादेश में है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर ढाका, बांग्लादेश में है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया 2024। तो इसका जो है 9th एडिशन रिलीज़ किया गया है फोर्ब्स 30 अंडर 30 का, और इसमें 86 लोग जो हैं वो इंडिया के शामिल हैं। इस लिस्ट में टोटल 300 एंट्रीज़ हैं 21 कंट्रीज़ से। ठीक है, तो 21 देशों से 300 लोग इसमें शामिल हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा लोग जो हैं वो इंडिया के हैं। और ये लिस्ट जो है वो जारी किया जाता है ताकि जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो लीडर्स हैं, जो नया नया जो इनोवेशन है वो लेके आए हैं या कुछ इंडस्ट्रीज़ में ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन किए हैं इनकी वजह से ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ हो, तो ऐसे लोग जिनकी एज जो है 30 साल से कम हो, ठीक है, उम्र जो है वो 30 से कम हो, तो ऐसे लोगों को इस लिस्ट में शामिल किया जाता है। तो इंडिया से 86 लोग जो है इस लिस्ट में हैं, जिसमें अक्षत बंसल, राघव अरोरा, भाग्यश्री जैन ये लोग शामिल हैं। उसके बाद चाइना है, जापान सेकंड नंबर पे है, 32 लोग हैं। सिंगापुर से 27, ऑस्ट्रेलिया से 26 और इंडोनेशिया से 18 लोग हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फीफा वुमेंस वर्ल्ड कप। तो फीफा वुमेंस वर्ल्ड कप जो है वो ब्राज़ील में होने वाला है। तो 2027 का जो फीफा का वुमेन वर्ल्ड कप है वो ब्राज़ील में किया जाएगा। तो ब्राज़ील जो है इसको होस्ट करेगा। अभी 2024 वाला जो है वो कोलंबिया में चल रहा है। ठीक है, कोलंबिया में इसका इनॉग्रेशन जो है किया जाएगा। इसके पहले फीफा ने जो है 2014 का जो मेंस वर्ल्ड कप है और 2016 का जो समर ओलंपिक्स है वो भी जो है ब्राज़ील में कंडक्ट किया गया था। तो 2027 में जो वुमेन वर्ल्ड कप है फीफा का वो ब्राज़ील में कंडक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के बारे में। तो इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसमें हमको जंप देखने को मिला है, और ये जंप जो है 2.56 बिलियन का है, और अब इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ के हो गया है 644.15 बिलियन। ठीक है, तो इसमें 2.56 बिलियन डॉलर का जो है जंप देखने को मिला है। तो इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसमें इंक्रीज़ देखने को मिला है 2.56 बिलियन डॉलर का।
अब इंडिया का जो रिज़र्व है वो $644.15 बिलियन हो चुका है, ठीक है। और ये रिपोर्ट किसने दी है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये बताया है। और वहीं जो फॉरेन करेंसी एसेट्स हैं, फॉरेन करेंसी एसेट जो हैं ये एक सिग्निफिकेंस पोर्शन जो है इस रिजर्व में कवर करते हैं। इसमें भी इंक्रीज देखने को मिला है। $1.488 बिलियन का जो इंक्रीमेंट है इसमें देखने को मिला है, और ये बढ़ के हो गया है $565.648 बिलियन। वहीं गोल्ड के रिज़र्व में भी हमको राइज देखने को मिला है। गोल्ड का जो रिज़र्व है वो $1.072 बिलियन से बढ़ के टोटल हो चुका है $55.952 बिलियन। वहीं जो हर कंट्री के पास इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से जो पैसे निकालने के जो राइट्स होते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट्स उसको बोलते हैं, तो वो राइट जो है इंडिया की वो बढ़ चुकी है $5 मिलियन से, ठीक है। तो टोटल अब जो विड्रॉइंग कैपेसिटी हो गई है, यानी जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स हैं वो अब कितने हो गए हैं, तो $18.056 बिलियन इंडिया की कैपेसिटी हो गई है कि वो जो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है वहाँ से वो पैसे ले सकती है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि न्यू चीफ जो है अपॉइंट किया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो नासा ने नया चीफ अपॉइंट किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, डेविड सल्वगिनी को, ठीक है। डेविड सल्वगिनी को नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चीफ जो है नासा ने अपॉइंट किया है। ये नासा में जो है चीफ डाटा ऑफिसर के पोस्ट पे थे, तो अब ये चीफ डाटा ऑफिसर के पोस्ट के साथ साथ ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चीफ की पोस्ट भी संभालेंगे। तो इससे हमें ये पता चलता है कि आगे आने वाले टाइम में नासा जो है भरपूर एआई का यूज़ करने वाला है, ठीक है। एआई टेक्नोलॉजी का यूज़ नासा जो है करने वाला है, इसीलिए नासा ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक स्पेशली चीफ जो है वो अपॉइंट किया है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी एंड्रेस प्लेनकोविक के बारे में। तो एंड्रेस प्लेनकोविक जो हैं वो उनको अपॉइंट किया गया है क्रोएशिया का प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो क्रोएशिया के प्राइम मिनिस्टर बने हैं एंड्रेज प्लेनकोविक। तो एंड्रेज का ये लगातार जो है ये तीसरा टर्म है, ठीक है। 2 बार से लगातार ये प्राइम मिनिस्टर बना रहे थे और तीसरी बार भी ये प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। कहाँ के बने हैं? तो रिपब्लिक ऑफ क्रोएशिया के प्राइम मिनिस्टर बने हैं एंड्रेज प्लेनकोविक। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी कांवर लेक बेगूसराय बिहार के बारे में। तो बिहार का ये एकमात्र रामसर साइट है कांवर लेक, जो कि इस समय कुछ क्राइसिस फेस कर रहा है, जैसे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो गया, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें जो है वाटर के लेवल में हमको डिक्रीज़ देखने को मिला है, पानी की जो है कमी हो गई है। कांवर लेक जो है वो एशिया का लार्जेस्ट जो है फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है, जो कि बिहार के बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है। ऑक्सबो लेक इसका नाम इसलिए है क्योंकि इसमें आपको बॉक्स टाइप का जो शेप है वो देखने को मिलेगा, इसीलिए इसको ऑक्सबो लेक बोलते हैं। और इसको जो है 2020 से ही प्रोटेक्टेड रामसर साइट का जो है दर्जा दिया गया है। बिहार की ये एकमात्र ऐसी साइट है जिसको रामसर साइट का दर्जा प्राप्त है। और कांवर लेक को कबरताल झील के नाम से भी हम जानते हैं। और कांवर लेक जो है, ये जो ऑक्सबो लेक है, ये किसकी वजह से बनता है? तो ये गंडक रिवर के घूमने की वजह से बनता है। गंडक रिवर जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे घूमती है, उसकी वजह से इसके मिएंडरिंग, ठीक है, मिएंडरिंग की वजह से ये ऑक्सबो लेक फॉर्म होता है। गंडक रिवर जो है वो गंगा की ट्रिब्यूटरी है। और कांवर लेक जो है वो देखेंगे तो इस समय क्या हो रहा है कि इन्वामेंटल चेंजेस की वजह से इसका जो लेवल है पानी का वो घटता जा रहा है, और पानी की जो क्वालिटी है वो भी डिग्रेड होती जा रही है। और जो गंडक रिवर है वो मेजॉरिटी ऑफ द इंडो गैंजेटिक प्लेन्स जो है वो नॉर्दर्न बिहार में कवर करती है हमारी गंडक रिवर। नेक्स्ट न्यूज़ है एआई ड्रिवन ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। तो देखिए सिक्किम में जो है नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है कि अब वो एआई के हेल्प से जो है ट्रैफिक मैनेजमेंट को कंट्रोल करेगी, ठीक है। इसको लॉन्च किया गया है सिक्किम के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के द्वारा, और इसका एम ये है कि ट्रैफिक मैनेजमेंट को मॉडर्नाइज़ किया जा सके, आधुनिक बनाया जा सके, ठीक है। और जो एक्सीडेंट वगैरह होते हैं उनकी उसको जो है कम किया जा सके, साथ ही साथ ट्रैफिक वगैरह जो बहुत ज़्यादा लग जाता है, जाम लग जाता है, उसको कम किया जा सके, ठीक है। ये जो सिस्टम है ये क्या करेगा, जो ट्रैफिक वॉयलेशन जो भी व्हीकल्स जो हैं अगर वो ट्रैफिक को वॉयलेट करते हैं तो ई चलान्स भी इशू करेगा। यानी इसमें कैमरे वगैरह इंस्टॉल किए जाएंगे जो ऑटोमेटिक अगर कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करता है या कोई भी गलत तरीके से ड्राइविंग करता है, सीट बेल्ट का यूज़ नहीं करता है, हेलमेट का यूज़ नहीं करता है, तो ये ऑटोमेटिक जो है वो डिटेक्ट करके और ई चलान कर देगा, उसका ऑनलाइन जो है वो चलान कर देगा। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी ड्रिम्स के बारे में। तो ड्रिम्स जो है वो एक तरह का जो है रिपोर्टिंग पोर्टल है, असम के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, डिज़ास्टर रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम ड्रिम्स। तो ये एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो एक्यूरेटली जो है मेज़र कर सकता है, रिपोर्ट कर सकता है। जैसे मान लीजिए जब कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है, डिज़ास्टर आती है, तो उसकी असेसमेंट कर सकता है, एक रिपोर्ट तैयार कर सकता है कि कितना नुकसान हुआ है, किन किन चीज़ों का नुकसान हुआ है, जैसे कितने क्रॉप इसमें डैमेज हुए हैं या कितने लाइफ स्टॉक जो है उसका नुकसान हुआ है हमको,
ठीक है। और इसको हम ताकि आगे आने वाले टाइम में जल्दी से जल्दी जो है इन सभी डैमेजेस को रिपेयर कर सकें स्पीडली, इसीलिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। और इसको डेवलप किया गया है इन द कोलेबोरेशन विथ यूनाइटेड नेशनल चिल्ड्रंस फंड, यानी यूनिसेफ के द्वारा मिल करके इसको डेवलप किया गया है। यूनिसेफ जो है वो डिज़ास्टर्स के टाइम में रिलीफ प्रोवाइड करने का जो है काम करता है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 के बारे में। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 जो कि 13 से 15 मई के बीच में कंडक्ट की गई थी रोटरडैम में, ठीक है। तो रोटरडैम जो कि नीदरलैंड में पड़ता है, यहाँ पे वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट जो है वो कंडक्ट किया गया था। इस समिट को ऑर्गेनाइज़ किया सस्टेनेबल एनर्जी काउंसिल ने। सस्टेनेबल एनर्जी काउंसिल के साथ साथ इसमें गवर्नमेंट ऑफ नीदरलैंड, प्रोविंस ऑफ जुड होलैंड और सिटी ऑफ रोटरडैम एंड द पोर्ट ऑफ रोटरडैम, इन सब ने मिलकर जो है इस वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट का जो है गठन किया। लगभग इसमें 15,000 डेलीगेट्स जो हैं वो पूरे वर्ल्ड से आए थे इस समिट को अटेंड करने के लिए। जैसा कि आपको पता है कि जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है हमारे इंडिया का, जो कि जनवरी 2023 में लॉन्च किया गया था, उसमें करीब 19,744 करोड़ रुपए जो है वो खर्च किए गए थे इसी हाइड्रोजन मिशन के लिए। और 2030 तक इंडिया का टारगेट ये है कि ग्रीन हाइड्रोजन का जो प्रोडक्शन है वो 5 मिलियन मेट्रिक टन किया जा सके, ठीक है। तो 5 मिलियन मेट्रिक टन प्रोडक्शन जो है ग्रीन हाइड्रोजन का, वो टारगेट है इंडिया का करने का। और इसी के लिए जो है 14 मई 2024 को मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने जो है टेंडर्स देना जो है स्टार्ट किया है। करीब 4,12,000 टन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन की कैपेसिटी के 15,000 मेगावाट के जो इलेक्ट्रोलाइजर्स हैं वो लगाए जा चुके हैं अब तक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्लोबल डिसरप्टर 2024 लिस्ट। रिसेंटली दीपिका पादुकोण जो है वो पहली इंडियन स्टार बन गई हैं इस ग्लोबल डिसरप्टर लिस्ट में आने के लिए, ठीक है। ये पहली ऐसी महिला बन गई हैं, इंडिया से पहली ऐसी स्टार बनी हैं जिनका नाम इस लिस्ट में आया है। तो कुछ इंटरनेशनल स्टार्स हैं जैसे ईवा लोंगोरिया, उमा थुरमन, ली सोंग जिन, इनको भी जो है इस लिस्ट में जगह मिली है। और इंडिया से सिर्फ दीपिका पादुकोण को जो है इस ग्लोबल डिसरप्टर लिस्ट में स्थान प्रदान किया गया है। और इस लिस्ट में जो है नाम उन्हीं का आता है जिन्होंने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कुछ सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस किए हों, उन्हीं का नाम इस लिस्ट में आता है। तो इस लिस्ट में इनका नाम है। टॉपिक है हमारा ट्राइलेटरल मैरीटाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप। तो ये दूसरा वर्कशॉप रहा इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया का, ठीक है। तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया ने तीनों ने मिलकर जो है ये ट्राइलेटरल मैरीटाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप जो है वो कंडक्ट किया है कोची में, ठीक है। 15 से 17 मई के बीच में कोची में जो है ये वर्कशॉप कंडक्ट किया गया। इस वर्कशॉप का थीम रहा इंडियन ओशन रीजन कोलेबोरेटिव एफर्ट्स टू इन्हांस रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी। और कहाँ पे कंडक्ट किया गया? तो INS द्रोणाचार्य जो कि कोची पोर्ट पे था उस टाइम, तो यहाँ पे जो है कंडक्ट किया गया इस वर्कशॉप को। और इस वर्कशॉप में सदर्न नेवल कमांड्स के से जो है कई लोग शामिल थे, और साथ ही साथ जो है इन तीनों नेवीज़ के, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के तीनों नेवीज़ के कई पार्टिसिपेंट्स और डेलीगेट्स भी यहाँ पे शामिल थे। तो 15 से 17 मई के बीच में जो है ये ट्राइलेटरल जो एक्सरसाइज है वो कंडक्ट किया गया। नेक्स्ट टॉपिक है विलियम लाई चिंग ते। तो विलियम लाई चिंग ते जो हैं वो 16वें प्रेसिडेंट बने हैं ताइवान के, ठीक है। ये 16th प्रेसिडेंट बने हैं ताइवान के। तो डॉक्टर विलियम लाई चिंग ते जो हैं ये 16 प्रेसिडेंट बने हैं। इन्होंने सक्सीड किया है शाई इंगवेन को, जो कि 2016 से लेकर अभी तक 2 बार राष्ट्रपति रह चुकी हैं ताइवान की। तो अब जो नए राष्ट्रपति बने हैं वो हैं लाई चिंग ते, ठीक है। लाई चिंग ते जो हैं वो बन गए हैं ताइवान के 16वें राष्ट्रपति। टॉपिक है हमारा संजीव पुरी। देखिए संजीव पुरी जो हैं वो CII यानी चैम्बर ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए हैं 2024-25 के लिए। 2023-24 के लिए जो है R दिनेश थे। तो R दिनेश जो थे वो चेयरमैन थे TVS सप्लाई चेन सॉल्यूशंस के। अब इनके जगह पे जो है संजीव पुरी ने इनको टेक ओवर किया है 2024-25 के टर्म के लिए। बात करें कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की यानी CII की, तो इसका गठन जो है 1895 में हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। ये एक नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका ऑब्जेक्टिव है कि ये जो है एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सके ताकि जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनका अच्छे से डेवलपमेंट हो सके, और साथ ही साथ जो सिविल सोसाइटीज़ हैं उनका डेवलपमेंट किया जा सके। इसके जो प्रेसिडेंट हैं ये संजीव पुरी बने हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैम्पियनशिप। तो निषाद कुमार और प्रीति पाल ये वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैम्पियनशिप में इन्होंने सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। निषाद कुमार और प्रीति पाल। तो निषाद कुमार जो हैं वो 1.99 मीटर के हाई जंप में T47 कैटेगरी में इन्होंने जो है सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। और प्रीति पाल
प्रतिपाल ने जो है वो टैली रेस में थर्ड स्थान हासिल किया है, यानी ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने हासिल किया है। तो नाम याद रखिएगा, निषाद कुमार। निषाद कुमार जो है वो किससे संबंधित है? इन्होंने हाई जंप में सिल्वर मेडल जीता है और प्रतिपाल ने जो है रेस में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। टॉपिक है हमारा कॉन्फ्रेंस ऑन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस। रिसेंटली गुवाहाटी में जो है ये कॉन्फ्रेंस किया गया, कॉन्फ्रेंस ऑन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस। ठीक है, गुवाहाटी में हुआ ये। और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस आसाम गवर्नमेंट के साथ मिलके जो है ये 2 दिन का जो कॉन्फ्रेंस है इसको ऑर्गेनाइज किया गया। इस कॉन्फ्रेंस का जो एम था वो ये था कि लोगों के बीच में एक अवेयरनेस क्रिएट हो कि जो ब्रिटिश एरा के जो क्रिमिनल लॉ थे जैसे आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, तो इन सबको ख़त्म किया गया है और अपना जो है नया एक्ट लाया गया है, जैसे भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। तो पहले के जो ब्रिटिश एरा के जो लॉज चले आ रहे थे उनको रिप्लेस करके जो है ये नया लॉ लेके आया गया है और 1 जुलाई 2024 से ये जो लॉज हैं वो इफेक्ट में आ जाएंगे। तो इसी को लोगों को जागरूक करने के लिए ये जो कॉन्फ्रेंस है वो ऑर्गेनाइज किया गया था ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके, जागरूक किया जा सके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 10th वर्ल्ड वाटर फोरम 2024। तो 10th वर्ल्ड वाटर फोरम का ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बाली में गया है। ठीक है, 18 से 25 मई के बीच में बाली, जो कि इंडोनेशिया में पड़ता है, यहाँ पे ये हुआ। इसका थीम था वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी जो है इस वाटर फोरम का थीम था। और वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी जो है ये रिपोर्ट पब्लिश किया जाता है वर्ल्ड बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडोनेशिया। वर्ल्ड बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडोनेशिया मिल के जो है ये रिपोर्ट जो है वो पब्लिश करते हैं। और ये रिपोर्ट जो है मेनली एम्फेसाइज करता है कि लोगों को सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर मिल सके, साफ़ पानी जो है पीने के लिए वो मिल सके। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग करीब 2.2 बिलियन लोग ऐसे हैं जिनको साफ़ पानी पीने के लिए नहीं मिलता है। ठीक है, एंड 3.5 बिलियन आर डिप्राइव्ड ऑफ सेफली मैनेजमेंट सैनिटेशन। 5 बिलियन लोग ऐसे हैं कि ऐसे साफ़ सुथरे पानी और सैनिटेशन से वंचित रह जाते हैं। और ये गंदा पानी पीने की वजह से करीब 1.4 मिलियन एनुअल डेथ्स जो हैं वो हमको देखने को मिलती हैं एंड 50% ऑफ ग्लोबल माल न्यूट्रिशन जो है वो भी इस गंदे पानी पीने की वजह से होता है। नेक्स्ट है ब्लूमबर्ग्स की बिलियनियर इंडेक्स रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया के मुकेश अंबानी और गौतम अडानी ने टॉप 15 में जो है जगह हासिल किया है ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2024 में। तो मुकेश अंबानी रैंक 12 पे हैं और इनका टोटल जो नेट वर्थ है वो 110 US बिलियन डॉलर है। और गौतम अडानी जो है 14th पे हैं और इनका जो है वो $100 बिलियन जो है इनका नेट वर्थ है। बाद जो बर्नार्ड अर्नोल्ट हैं, फाउंडर ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO ऑफ LVMH, ये जो हैं सबसे 1 पे आए हैं 220 बिलियन US डॉलर के साथ। ठीक है, तो ये वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट आदमी में आ गए हैं बर्नार्ड अर्नोल्ट। 5 की बात करें तो जेफ बेजोस हैं, एलॉन मस्क हैं, मार्क जुकरबर्ग हैं और लैरी पेज हैं। तो ये टॉप 5 लोग हैं पूरे वर्ल्ड में जो कि इन बिलियनियर्स की लिस्ट में हैं। टॉपिक है ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024। इंडिया के जो रैंक है इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स वो बढ़ के 39th प्लेस पे हो गई है। तो साउथ एशिया में जो है इंडिया का हाईएस्ट रैंक है एमंग द लो मिडिल इनकम इकोनॉमीज़। 2021 में जो है इंडिया का रैंक 54 था। US, स्पेन, जापान, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया ये जो है टॉप 5 के लिस्ट में है, ये टॉप 5 में है इस लिस्ट में। और ये रिपोर्ट जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो है वो पब्लिश किया जाता है, ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट 2024। ठीक है, याद रखिएगा इंडिया का जो इसमें रैंक है वो 39th रैंक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डॉक्टर बिक्रमजीत चौधरी। तो BARC ने डॉक्टर बिक्रमजीत चौधरी को अपॉइंट किया है एज ए चीफ ऑफ मेजरमेंट साइंस एंड एनालिटिक्स। ये सक्सीड करेंगे डॉक्टर डेरिक ग्रे को, जो कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो छोड़ रहे हैं। तो इनकी जगह जो है डॉक्टर बिक्रम चौधरी जो हैं वो अपॉइंट किए गए हैं। ये 2016 से ही जो है डाटामेटिक्स ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ जुड़े हुए थे एज द ग्लोबल हेड ऑफ डाटा साइंस एंड एडवांस एनालिटिक्स। तो ये 2016 से ही इस ग्रुप के साथ जुड़े हुए थे। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी ल्यूस रोडोल्फो एल्बिनाडे कोरोना के बारे में। तो ये जो हैं इलेक्ट किए गए हैं एज द प्रेसिडेंट ऑफ द डोमिनियन रिपब्लिक। तो डोमिनिकन रिपब्लिक के प्रेसिडेंट जो है ये इनको नियुक्त किया गया है। इस वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स, और इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।